Hello everyone, welcome to Sleepy Classes and a very good morning to all of you। तो 6 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स एंड उससे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं हमारे पास, तो आपके पास जो होमवर्क है ना वो भी बहुत सारा होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अगर मैं आपको रिसोर्स बता दूँ तो द हिंदू से ही ली गई हैं ये सारी की सारी न्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड लीव 4 डेड। तो फ्लैश फ्लड्स की बात होती है कि सडन डाउनपोर ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो खीर गंगा रिवर है वहाँ पे टॉरेंशियल रेनफॉल हुई। टॉरेंशियल रेनफॉल से रिलेटेड हमारा सवाल है, तो मैं आपको इन डिटेल तब एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एंड जाइंट वेव्स आई गस्टिंग थ्रू द एरिया एंड उन्होंने काफी सारे एरिया को यहाँ पे स्वेप्ट अवे कर लिया, जिस वजह से 4 लोग मर गए। इसके अकॉर्डिंगली अब हम और देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो सोर्सेज बोलते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के, उन्होंने बोला कि जब भी उनको ऐसे वार्निंग मिली तो उन्होंने लोगों को इवैक्यूएट करना यहाँ पर शुरू कर दिया एंड अराउंड 32 पीपल वर रेस्क्यूड बाय डिफरेंट टीम्स। तो इसके अंदर और आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड्स आए हैं, जिस वजह से अब क्या हुआ है खीर गंगा रिवर के अंदर एंड स्पेसिफिकली जो 4 लोग हैं वो मर गए। देन कंसिडर द फॉलोइंग: हेवी डाउनपोर, मीडियम रेनफॉल, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इंटेंस एक्यूमुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर द फीचर्स ऑफ टॉरेंशियल रेनफॉल। ठीक है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनना चाहिए। टॉरेंशियल की बात होती है तो आप अगर जो टॉरेंट से मूवी यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर ईजी होगा कि वो एक फास्टर वे है ना, कि आपको मैक्सिमम यहाँ पर चीज़ें मिल जाए बट एक फास्टर तरीके से मिल जाए। सो अब उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो हैवी डाउनपोर हो जाता है सडनली टॉरेंशियल रेनफॉल के अंदर, और एकदम से हैवी डाउनपोर का मतलब है कि जो अब हमारी रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होगी, एक तरह से क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन हो गई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एंड इंटेंस एक्यूमुलेशन हो जाती है उसी प्रेसिपिटेशन की वजह से। तो खीर गंगा रिवर के अंदर एकदम से पानी का डाउनपोर आया, बारिश बहुत तेज़ हुई एंड इसकी वजह से टॉरेंशियल रेनफॉल होती है एंड फ्लैश फ्लडिंग हमारे पास हो गई एंड एज अ रिजल्ट हमारे टॉरेंशियल रेनफॉल के जितने भी अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, उसके मेरे को 2-3 फीचर्स या कीवर्ड जो है आप खुद से ढूंढकर, अगर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन इंडिया में चेंज स्टांस amid ट्रम्प्स थ्रेट फॉर मोर यूएस टैरिफ्स, यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस ओवर रशियन ऑयल। तो हमें ये सारी की सारी जो स्टोरी मैंने येलो में मार्क किया ना, ऑटोमेटिकली पता है हमें कि 25% टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से यहाँ पर क्या ले रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। एंड सिंपल सी तरीका यहाँ पे यही है कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में हमने कल डिस्कस किया था कि वो भी मल्टीपल चीजें ईवीज को लेकर या न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए, है ना, मल्टीपल तरीके से यूएस भी ट्रेड कर रहा है। एंड पाइपलाइंस के रिगार्डिंग अगर हम एलपीजी की बात कर रहे हैं करंटली, वहां पे भी जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी तो इंपोर्ट किया ही है डायरेक्टली। सो अब मल्टीपल तरीके से जो सर्विसेज हैं या जो गुड्स हैं उनके इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ गए रिलेटिवली 2023-2024 में, बल्कि जो यूक्रेन के साथ वॉर शुरू हुई है वो 2022 में शुरू हुई है। तो इसके रिगार्डिंग ना अब यहाँ पर ना इंडिया की तरफ से एक रिस्पॉन्स यहाँ भी और आया है। उन्होंने यही चीज बोली है कि आप ये चीज तो बोल रहे हो कि यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, बट आपके डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे देखने को हमें इसीलिए मिल रहे हैं कि आपने खुद से ही यूरोपियन यूनियन और जो यूएस है उन्होंने खुद से ये स्पॉन्सर की थी जो इजराइल और गाजा वाली वॉर चल रही है, कि वहां पे तो बच्चे भी मरे, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो वहां पे आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, तो वहां पे क्यों आप वो चीजें कर रहे हैं, तो इजराइल के साथ आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हो, एक चीज उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया। बट अब ऑल्टरनेटिव ढूंढने की बात चल रही है, तो उन्होंने बोला 3 या 4 स्ट्रैटेजीज बन सकते हैं आने वाले टाइम में। पहली स्ट्रैटेजी तो यही है कि अब हम कंटिन्यू कर लें टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया एंड सैंक्शंस ले ले हम यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए की तरफ से ऑल टुगेदर। सो उसके हिसाब से अब हमें या तो वैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन वुड बी कि हम या तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू करें ताकि हम यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तीसरी ऑप्शन उन्होंने यही चीज बोली कि हम काउंटर मेजर्स, यानी कि हम ये सोचें कि जितने भी हमने वेपन्स को परचेज करना है यूएसए से या यूरोपियन यूनियन के साथ जितने भी हमारे टाइप्स हैं उनको हम खत्म करके रशिया से ऑयल लेना शुरू करें जैसे चल रहा है, या तो अब उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। चौथी चीज है कि या हम ईरान और वेनेजुएला, जिसको हमने टेक्निकली 2023-2024 के अंदर बिल्कुल जीरो कर दिया था कि हम नहीं लेंगे, अब हम रशिया से ही ऑयल लेंगे क्योंकि हमें वो सस्ता पड़ रहा है ग्लोबली, या तो हम उस चीज को रिज्यूम कर ले। बट अभी वहां पे भी एक और चीज का कैच है कि ईरान से अगर हम ऑयल सप्लाईज लेते हैं जो हमें सस्ती भी पड़ेंगी, ठीक है, बट सिचुएशन वही आ जाएगी क्योंकि ईरान की अब यूएसए के साथ फिर से नहीं बन रही है, तो वो हमने सारा का सारा सिनेरियो डिस्कस किया था जैसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट या न्यूक्लियर फैसिलिटीज के रिगार्डिंग, है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। अल्टीमेटली उसके बेसिस पे एक डिसीजन लिया जाएगा। तो हो सकता है इंडिया आने वाले डेज में यूएसए एंड यूके की वजह से, क्योंकि अब ट्रेड का इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, हो सकता है कि रशिया से थोड़ा सा बैकआउट कर ले ऑयल के लिए। देन अब रशिया की स्टेटमेंट आई है कि ये इलीगल ट्रेड प्रेशर डाला जा रहा है इंडिया के ऊपर कि हम बीइंग अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया
इंडिया बीइंग अ सॉवरेन कंट्री उसके पास राइट है वो कहीं से भी अब ऑप्ट कर सकता है जहाँ पे उसको सस्ता सामान मिल रहा है, बाकी कंट्रीज भी तो उसको ले ही रही है ना, वहां से भी तो इंपोर्ट कर ही रही हैं। सो इंडिया के लिए ये क्यों प्रेशर यहाँ पर बनाया जा रहा है। प्लस अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस से जो है स्पेसिफिकली अभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बाद रिसेंटली 1-2 दिन पहले कह रहा है, तो मे बी अब पाकिस्तान से हो सकता है कि वापस से कोई ऐसा ऑपरेशन शुरू हो जाए, वी डोंट नो, है ना। तो अब इसकी वजह से या ट्रेड इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है हमें आइडिया नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। इफ देयर इज नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा ना। सी, जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट आ रहा है, टी का मतलब यहाँ पे टैक्सेस आ रहा है, एम एंड एक्स हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट भी नहीं होगी तो टैक्सेस भी नहीं होंगे, टैक्सेस भी नहीं होंगे तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारा भी नहीं चल रहा है, अगर गवर्नमेंट भी नहीं है फॉरेन ट्रेड भी नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी जीरो पे ही आएगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी। इफ देयर इज नो गवर्नमेंट देयर विल बी नो टैक्सेस, इफ देयर विल बी नो ट्रेड देयर विल बी नॉट एनीथिंग टू इंपोर्ट और टू एक्सपोर्ट, ओवरऑल इकोनॉमी जो हमारी है वो जीरो हो जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर हम क्लोज इकोनॉमी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बट क्लोज इकोनॉमी की या टू जो अब हम बात कर रहे हैं मॉडल्स के बेसिस पे वो नहीं बात कर रहे हम, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पर हम फ्लोज की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन डीएसी सैंक्शंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स वर्थ ₹67,000 करोड़। सो अब इसके अंदर ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि मल्टीपल वेपन्स के बारे में या मल्टीपल चीजें या टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पर उनकी बात की गई है, ठीक है। सो अब डीएसी क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो कि हमारी एपेक्स बॉडी है, ठीक है। एपेक्स बॉडी है जब हम डिफेंस की प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, वेपन्स की प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज की प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो राजनाथ सिंह है, जो अब हमारे आप कह सकते हो डिफेंस मिनिस्टर ही हैं, वो इसको चेयर करते हैं, ठीक है। सो अब उन्होंने ये बोला 67,000 करोड़ के हम प्रपोजल्स को यहाँ पे सैंक्शन कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट आप बढ़ानी यहाँ पर शुरू कीजिए अमिड ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो कुछ भी हुआ। एंड आने वाले टाइम में मे बी टेंशन बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब हम ऑस्ट्रेलिया के केस में भी आगे एक चीज देखेंगे, ठीक है, जब हम न्यूज डिस्कस करेंगे। तो अब इंडियन आर्मी प्रोक्योर करेगी थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट फॉर बीएमपी, सोवियत एरा का एम्फीबियस इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, व्हीकल की तरह ही है ये, ठीक है। सो अब ये नाइट साइट में भी अटैक कर सकता है, एम्फीबियन है मतलब कि अब अकॉर्डिंगली वाटर के अंदर में भी एप्लीकेबल होगा एंड अकॉर्डिंगली एंड नाइट ड्राइविंग का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड हाई मोबिलिटी ऑपरेशनल एडवांटेज होगी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अंदर हमारी। देन कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर्स, अपग्रेडेशन ऑफ बैरक 1 एंड डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है बोला जा रहा है। देन ये बोला है कि प्रोक्योरमेंट होगी कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट की, जो कि कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को कि हम क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, क्लासिफाई कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके इन थ्रेट्स को एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस के अंदर। एयरफोर्स के लिए उन्होंने बात की कि माउंटेन रडार्स, अपग्रेडेशन ऑफ सक्षम और स्पाइडर वेपन सिस्टम वाज अकॉर्डेड। तो माउंटेन रडार्स जो है वो एनहांस करेगी एयर सर्विलेंस की कैपेबिलिटी एयरफोर्स की, एंड बॉर्डर्स के अक्रॉस माउंटेनियस रीजन्स जो एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर भी इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है एयरफोर्स की वो बढ़ जाएगी। एंड अपग्रेडेशन जो सक्षम स्पाइडर सिस्टम की होगी उसकी वजह से इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, कि आपस में कोलैबोरेशन में काम करना आसान हो जाएगा। देन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होंगे तीनों के तीनों सर्विसेज के लिए, जो कि मल्टीपल पेलोड्स को, वेपन्स को लेकर भी जा सकते हैं एंड ऑपरेट भी कर सकते हैं, जिस वजह से एंड्योरेंस बढ़ सकती है हमारी मिसाइल्स की, जो कि लॉन्गर रेंजेस को टारगेट करेगी। तो सर्विलेंस जो है या कॉम्बैट कैपेबिलिटी आर्म्ड फोर्सेस की ओवरऑल ऐसे बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लीज इसको यहां पर पढ़ लेना एक बार वापस से। देन अब हम डीएसी के रिगार्डिंग यहां पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, प्रोक्योरमेंट बोर्ड, एक्विजिशन काउंसिल एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं होती है। तो डिफेंस की R&D होती है, प्रोक्योरमेंट बोर्ड होता है, एक्विजिशन काउंसिल इसमें एग्जिस्ट करती है। तो डिटेल्ड आंसर्स ना आपको इसी PDF में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसके ऊपर पढ़ लेना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन होंगी। देन रिस्टोर स्पेशल स्टेटस से JNK पार्टीज अमिड प्रोटेस्ट। तो अभी के अकॉर्डिंगली हमारा जो करंट स्टेटस क्या है, JNK करंटली अभी एक UT है विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है।
अब इसके अलावा हमारे पास जो एब्रोगेशन हुई थी आर्टिकल 370 की, वो 2019 में हुई थी, इसको 6 साल होने वाले हैं, ये हो ही गए हैं। तो पहला यहाँ पर जब हमारे पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, ठीक है, उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जो पहली यहाँ पर पास की थी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बिल, दैट वाज कि हमें दोबारा से स्पेशल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही है कि होना है नहीं होना है, या एटलीस्ट क्या चीज़ें होंगी। बट आने वाले टाइम में ये देख रहे हैं कि सेंटर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं हमारे पास JNK के अंदर वो कम हो गए हैं, एंड बट 70% जो सेंटर की तरफ से एड जाती है उसी के ऊपर ही JNK अभी टिका हुआ है। कुछ ऐसे खास डेवलपमेंट या हम अभी बात करें प्रोजेक्ट्स, वो शुरू ही हुए हैं बट वो रीप नहीं कर रहे हैं अपना फ्रूट अभी, है ना। तो अभी सिर्फ बीज बोया गया है, रीप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देन सवाल ये है, द करंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK हैज बीन गिवन इवन मोर पावर एज इट हैड बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सेकंड, द कंट्रोल ओवर पुलिस एंड सर्विसेज रिजाइड्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ करेक्ट है। पावर जो है ना वो टेक्निकली यहाँ पर कम हो गई है, क्यों? क्योंकि पहली बात, एक तो ये यूटी बन गई है, यूटी जो है डायरेक्टली अब सेंटर के कंट्रोल में होती है, ठीक है। एक तरह से दिल्ली वाला ही हिसाब हो गया है यहाँ पर कि यूटी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंटर का कंट्रोल यहाँ पर ज्यादा है बट लेजिस्लेटिव असेंबली का बीच बीच में कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर से रहेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से पावर कम कैसे होगी? क्योंकि इनिशियली वो एक स्टेटहुड यहाँ पर लेकर आ रही थी, है ना, स्टेटहुड थी JNK के पास, बट वो स्टेटहुड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू यहाँ पर सेंटर ऑपरेट कर रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। बट उस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास यहाँ पर पुलिस की लेकर या जो KS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स है, IS ऑफिसर्स है, उनको लेकर यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। तो पावर्स टेक्निकली कम कर दी गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK गवर्नमेंट की करंटली, ठीक है। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर या सेंटर के पास ज्यादा पावर इस टाइम पे एग्जिस्ट करती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। देन आयुष मिनिस्ट्री एंड FSSAI रिलीज अ लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा आहारा फूड प्रिपरेशंस। तो अब यहाँ पर आयुर्वेद को बूस्ट करने की बात की जा रही है कि आयुर्वेद आहारा उन तरह का फूड है जो डेवलप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक डाइटरी गाइडलाइंस, जो कि अब सीजनल अवेलेबिलिटी के ऊपर, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एंड हर्ब्स के ऊपर फोकस करेगा, जिनका थेरेप्यूटिक यहाँ पे बेनिफिट होता है, ठीक है। इससे प्रिवेंट किया जा सकता है काफी सारे हेल्थ रिस्क को, क्योंकि अब आयुर्वेद जो है वो टेक्निकली हमारे पास एलोपैथी यानी कि जो मेडिसिन हम खाते हैं उससे पहले से एग्जिस्ट करता है ना। तो मे बी उससे क्या होगा आने वाले टाइम में, मे बी उसकी एप्लीकेबिलिटी की वजह से बहुत सारी डिजीजेस जो है उसको क्योर किया जा सकता है। प्लस जो लोग हैं अब वो नेचुरल कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, एंड बिजनेस जो है वो आयुर्वेदा का, क्योंकि वो सोलली अब इंडिया के ऊपर, या आप कह सकते हो सोलली इंडिया के कल्चर का एक हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है इंडिया की, है ना। तो उसको अगर हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि ट्रस्टेड सोर्स भी है, काफी टाइम से आता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली सर्टन गाइडलाइंस बनाई गई हैं एंड आयुर्वेद आहार को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, एंड सर्टन गाइडलाइंस या रूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें दी गई हैं, जो कि डायरेक्टली अब आयुर्वेद के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वहां से ही ली गई हैं, एंड आहार को प्रिपेयर किया जाएगा वाया आयुर्वेदिक टेक्स्ट, ठीक है, जो कि क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन कंज्यूमर्स एंड बिजनेस में भी लेकर आ सकता है आने वाले टाइम में, जो कि आयुर्वेदा के साथ डील करते हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। वर्ड का मतलब क्या है? धातुस, टिश्यूज, मालास या मलास, स्पिरिचुअलिटी, ऋतुचार्य, डेली रेजिमेन। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। जो धातु है, धातु बोलते हैं हम टिश्यूज को, कि कितने हमारे धातुओं से बॉडी बनी है। धातु जो है टिश्यूज को बोलते हैं, 7 धातु से हमारी बॉडी बनी है। मलाज या माल जो हम बोलते हैं दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। 3 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स है, मल, मूत्र एंड श्वेता। एंड तीसरा हमारे पास जो वर्ड आ रहा था दैट वाज ऋतुचार्य। ऋतु का मतलब क्या होता है? सीजन होता है। तो सीजनल आपका रेजिमेंट क्या होना चाहिए? दिनचर्या इज डेली रेजिमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंटली पूछे में भी जा सकते हैं। नहीं, यूएन स्टार्ट्स न्यू बिड फॉर टू फोर्ज प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी अमिड ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस में हमें पता है वॉर बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पे। अब प्लास्टिक का यूजेज जो है वो भी वापस से बढ़ गया सिंस USA में पावर में आए हैं पर्टिकुलर हमारे जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक पे जो बैन लगाया था वो हटा दिया था, है ना। सिंगल यूज प्लास्टिक अदरवाइज बंद हो गया था, वो चीज़ जो है वापस से रिस्टोर कर दी गई है। तो अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके इन्वायरमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली आएंगे, जो वॉर चल रही है उसके वजह से आएंगे, उसको नेगेट करने के लिए यहाँ पर एक मेजर चीज़ जो है वो प्लास्टिक्स को बैन करने के लिए वापस से की जा रही है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो 2 साल हो चुके हैं। अभी ये चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम जो है हमारे पास UNEP जो है वो अब एक बहुत मतलब एक इस तरह की कॉन्वर्सेशन करना चाहता है, इस तरह का रेजोल्यूशन पास करना चाहता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि अब लीगली बाइंडिंग होगा,
ठीक है, लीगली बाइंडिंग होगा एंड प्लास्टिक्स के साथ डील करेगा एंड इसके ऊपर क्या भी रिजल्ट आएगा वो देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब ह्यूमन बॉडी हमने रिसर्च के अकॉर्डिंग पहले भी देखा था कि वो सिर्फ हमारे ओशंस के अंदर भी पाया गया है, ग्लेशियर्स पे भी पाया गया है, हर जगह माइक्रोप्लास्टिक एग्जिस्ट करता है इवन इन द ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन के अंदर भी, बट उनका इम्पैक्ट क्या होगा अभी तक हमें नहीं पता। हमने लास्ट टाइम ये चीज डिस्कस की थी, बट उसी चीज को अभी आगे बढ़ने से पहले निगेट कर दिया जाए कि मे बी कुछ ऐसा रिजल्ट अगर निकल के आता है तो वो चीज के ऊपर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि प्लास्टिक से या अगेंस्ट प्लास्टिक एक ट्रीटी पास करना चाहता है जो कि बाइंडिंग इन नेचर होगा। ठीक है, सवाल क्या है, प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, plastics can be shock resistant, absorbing impact and protecting items inside. Third, plastics are generally good conductors of electricity. How many statements above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही बनता है ना कि एक स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि शॉक रेजिस्टेंट की तरह ये एक्ट करते हैं, इम्पैक्ट को यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड आइटम्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि इनके अंदर यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए रखी जाती हैं। बट जब हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये बैड कंडक्टर्स है। ठीक है, प्लास्टिक एब्जॉर्ब जरूर कर लेता है बट अब ये आगे कंडक्ट नहीं कर पाता हीट को भी, तो एक तरह से अगर हम इसको इंसुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से ये हमारे करेक्ट आंसर बनती है स्टेटमेंट नंबर ए। ठीक है, so then US trade deficit with 9 countries higher than that of India. So अब ये न्यूज है हमारी इंपॉर्टेंट अगेन। अब यहाँ पे ये रिजल्ट आया कि ऑटोमेटिकली 9 ऐसी कंट्रीज थी एंड इंडिया को अगर इंक्लूड कर दे तो 10 ऐसी कंट्रीज हैं ओवरऑल जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का। तो अब ऑटोमेटिकली इंडिया जो है वो 10th पोजीशन पे आता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट के बावजूद भी मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट इनका चल रहा है कनाडा एंड चाइना के साथ। ठीक है, अब इंडिया तो 10th पोजीशन पे आता है, बाकी जो बीच में 7 कंट्रीज बच जाती हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का ऐसा ट्रेड बैरियर या टैरिफ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया। ठीक है, मैक्सिमम टैरिफ जो है वो कनाडा, चाइना एंड फॉलोड बाय इंडिया जो कि 10th पोजीशन पे है, बट स्टिल उनके पास या उनके ऊपर थर्ड या इंडिया के ऊपर थर्ड यहाँ पे हाईएस्ट टैरिफ लगाया गया। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मेंशन की कि हमारा तो ट्रेड डेफिसिट भी है आपके साथ, फिर भी आप हमारे ऊपर यहाँ पे पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो टैरिफ्स लगा रहे हो। ठीक है, तो मे बी अब वो ट्रेड डेफिसिट को कवर करने के लिए यूएसए में भी यहाँ पे टैरिफ्स लगा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे खत्म कर सकूँ अब जितना भी डेट उनका बन रहा है या ट्रेड डेफिसिट बन रहा है। सो एक चीज ये भी हो सकती है ना। तो अब हम डिप्लोमेटिक रीजन तो देख रहे थे बट एक्चुअली में ट्रेड रिलेटेड जितने भी रीजन है वो यही है। तो मेक्सिको इन 2024 जो है 3.5 टाइम्स विद दैट ऑफ इंडिया उनका यहाँ पर डेट है या ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है। 25% जो है वो भी मेक्सिको के ऊपर लगा दिया गया। ठीक है, यूएसए हैड अ हायर ट्रेड डेफिसिट्स विद वियतनाम, जर्मनी, आयरलैंड, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया which is lower than with India but levies lower tariffs on those countries than it does on India. ठीक है, क्योंकि अब इंडिया जो है कंपैरेटिवली थोड़ी सी ग्रोइंग इकोनॉमी है उसी की वजह से। ठीक है, मे बी चांसेस यही हैं। बाद में उन्होंने यही बोला कि यूरोपियन यूनियन वाज द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन लिक्विफाइड नेचुरल गैस अकाउंटिंग फॉर 51% ऑफ रशियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बिटवीन दिसंबर 2022 टू जून 2025। कहने का मतलब कि यूरोपियन यूनियन जो है 51% यानी कि हाईएस्ट इंपोर्टर है रशिया की एलपीजी का, जो कि पाइपलाइन से यहाँ पे सप्लाई की जा रही है। बट सप्लाई तो हो रही है, अगर आपको इतनी टेंशन थी तो आप भी बंद कर देते वो सप्लाई लेना, आपने बंद क्यों नहीं की? ठीक है, तो 2022 से 2025 मतलब वॉर शुरू होने के बाद से लेकर अब तक आप भी तो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो चीजों को। एंड फॉलोड बाय चाइना एंड जापान। एलपीजी के केस में हमारे पास यूरोपियन यूनियन है, फॉलोड बाय चाइना एंड देन जापान। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन गैस था, परचेजिंग 37% ऑफ रशियाज एक्सपोर्ट, फॉलोड बाय चाइना एंड टर्की या तुर्की है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे उन्होंने बोली। एंड चाइना बॉट 47% ऑफ रशियाज क्रूड एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, फॉलोड बाय इंडिया, यूरोपियन यूनियन एंड तुर्की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फैक्ट्स या डेटा आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, सो अब इससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन वॉज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एलपीजी, रशियन एलपीजी एन नहीं आएगा, एलपीजी बिटवीन 2022 टू 2025। Second, India is the largest importer of Russian crude oil currently. Which of the statements above is or are correct? तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1। लार्जेस्ट जो है इंडिया नहीं है, वो चाइना है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको ये स्लाइड दिखा देती हूँ। चाइना 47% रशियन क्रूड ऑयल का यहाँ पर जो है इंपोर्ट करता है, फॉलोड बाय इंडिया जो कि 38% कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी 6% कर रहा है एंड तुर्की भी 6% कर रहा है। ठीक है, 51% वाला तो मैंने आपको डेटा ऑलरेडी एलपीजी को लेकर बता दिया है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट बनती है। देन न्यूज, ये आपकी लाइट रीडिंग के लिए है। इंडिया फिलीपींस के रिलेशंस को इन टॉप कोर्ट सेंटर रिजेक्ट्स एनी मूव फॉर लोअर एज ऑफ कंसेंट। तो लोअर कंसेंट अगर हम एज की कर देते हैं, सो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इट विल ओपन गेट्स, फ्लड गेट्स की तरह वो खुल जाएंगे कि किसी तरीके से कोई भी अगर एक्टिविटी करके देख सकता है, अब्यूज हो सकता है बच्चों के साथ। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज उन्होंने यही बोली कि पॉक्सो एक्ट के अंडर जो एज ऑफ कंसेंट नहीं, या फिर जो 16 to 18 के बीच में अगर कोई भी ऐसे एक्टिविटी होती है या इंटरकोर्स होता है, तो उसको हम यहाँ पर क्रिमिनलाइज ना करें। ठीक है, तो 16 to 18 वाला बार वहां पे हटाने की बात हो सकती है, बट उसे अब डीक्रिमिनलाइज करने की बात नहीं हो रही है। देन गवर्नमेंट मस्ट रजिस्टर एवरी सिटीजन इशू आईडीज टू देम। तो यहाँ पे सेंटर का ना एक यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो कल सेशन चला उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली, या उनसे क्वेश्चन किया गया कि हम जैसे बिहार के अंदर अब इंटेंसिव रिवीजन हुई है, तो हमें कैसे पता कि कौन सा जो व्यक्ति है वो अब सिटीजन माना जाएगा एक्चुअली में, नहीं माना जाएगा। या तो आप जैसे एपिक नंबर जो दिया था हमारे पास इलेक्शन कमीशन ने, या आधार है, अगर वो भी वैलिड नहीं है क्योंकि वो इजीली फोर्ज हो जाता है, ठीक है, वो भी वैलिड नहीं है, तो आप आईडीज हमें इशू कीजिए। ठीक है, अब आईडीज इशू करने के लिए एनआरसी और एनपीआर आते हैं। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जिनके बेसिस पे जब सेंसस कंडक्ट कराया जाना है तो वहां पे एनपीआर यानी कि रजिस्टर में नाम क्यों नहीं लिखना आपने अभी तक शुरू किया कि कौन वैलिड व्यक्ति है इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, कौन नहीं। ठीक है, एनपीआर कंडक्ट होगा, रजिस्टर में नाम होगा, उसके बाद जाके एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के पहले आप रजिस्टर्स में देखेंगे कि लोग कितने हैं, उनमें से कौन से जो है सिटीजन एक्चुअली में है या नहीं, वो भी तो देखोगे ना आप। तो अभी उस चीज के ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं है, तो अगर प्लानिंग बनती है तो आने वाले टाइम में आईडीज जो है वो इशू की जा सकती हैं, जो कि सोलली सिटीजनशिप को आपकी यहाँ पर दिखाएगा कि आप इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, तो आपकी एक ही न्यूज थी। देन ऑस्ट्रेलिया टू बाय एडवांस वॉरशिप फ्रॉम जापान। ठीक है, तो अभी कौन से हैं? मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज से उन्होंने 11 मोगामी क्लास फ्रिगेट्स। अब आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे कि मोगामी क्लास फ्रिगेट्स क्या होते हैं। फ्रिगेट छोटी शिप्स है, मोगामी क्लास क्या है। ठीक है, तो अब इन्होंने काउंटर करने के लिए किसको? काउंटर करने के लिए चाइना को ऑस्ट्रेलिया जो है चाहता है कि हम अपग्रेड करें अपनी टेक्नोलॉजी को, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर हम भी पा रखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो एजिंग फ्लीट है एंजैक क्लास ऑफ वेसल्स वो मोगामी क्लास से यहाँ पर रिप्लेस की जाएगी। अभी आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, इन डिटेल इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू दैट थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में यहाँ पर अभी डिस्प्यूट चल रहा था जिसपे सीज फायर डिक्लेयर हुई है, तो थाईलैंड ने भी अप्रूव कर लिया है अब 600 मिलियन का डील स्वीडिश फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, एंड ग्राइपन फाइटर जेट्स इनका नाम है। सीज फायर होते ही 39 ग्राइपन्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर उन्होंने प्लेस कर दिया है। 600 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यहाँ पर माने जा रहे हैं, या फिर ओवरऑल देखें तो 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये डील है जापान के लिए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये वन ऑफ द बिगेस्ट डील है जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में पेमेंट जिसकी होगी। राइट, सो ये चीज आपको यहाँ पर रीड ही करनी है। अब आपका होमवर्क है हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये पढ़ना ही है। तो जो भी अब इसमें डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यूपीएससी, यू ऑलरेडी नो, बट जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है बैच के रिगार्डिंग तो आप हमें टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज, एंड कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।